हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। आज हम अपने फिर से महत्वपूर्ण फसलों के प्रश्न उत्तर की जो सीरीज़ है उसमें स्टार्ट हो गए हैं फिर से। अब हम बात करते हैं, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है आज का वो क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें कॉपी में नोट डाउन कीजिए, प्लस आप इनके प्रॉपर आंसर दीजिए, ठीक है। हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनमें से धान की अधिक प्रोटीन वाली, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी से पढ़ना है। अधिक प्रोटीन वाली जो किस्म है वो बतानी है। धान में अपन को पता है, सारी सीरियल्स में देखा जाए तो सबसे कम मात्रा में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। कितना होता है वो प्रोटीन की मात्रा, बताइए मेरे साथ। 6 to 7% प्रोटीन जो होता है वो राइस से मिलता है ऑन एन एवरेज। वहीं हम बात करते हैं तो जो हमारे साइंटिस्ट है वो क्या किस वे में लगे हुए हैं कि हम कैसे ना कैसे प्रोटीन को बढ़ाएं, ठीक है। तो उन्होंने एक किस्म निकाली है जिसमें थोड़ा अधिक मात्रा में प्रोटीन है। उसमें से क्या है, जया, जलमग्न, लूणीश्री या साबरमती। आप इन चारों ऑप्शन को देख के बताइए कि इसमें से जो अधिक प्रोटीन वाली किस्म है वो कौन सी है। जया नहीं, जया की बात की जाए, जया तो कौन सी थी, हाँ बताइए, हमारे इंडिया का मिरेकल राइस यानी हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी है। कौन सी, जया, जिसे क्या किस नाम से जाना जाता है, जिसे हमारे इंडिया का मिरेकल राइस बोला जाता है, ठीक है। अब हम वही बात करते जाते हैं किसकी, जलमग्न की। तो जल में मग्न रहने वाली यानी हाई वाटर रिक्वायरमेंट वाली जो किस्म है वो आपकी जलमग्न हो गई। लूणीश्री की बात करें, लूण क्या होता है, नमक होता है, तो सैलिनिटी को जो सहन कर सकती है वो वाली जो वैरायटी है वो आपकी लूणीश्री है। बचा साबरमती, जो अधिक प्रोटीन वाली जो किस्म है वो है हमारी साबरमती। साबरमती में क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के चारों ऑप्शन हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर तरफ चलते हैं। बात कर रहा है कि मक्के का ड्वार्फ जीन बताएं। ड्वार्फ यानी बोना, ठीक है। मक्के में जो बोनापन है, मक्के का जो बोना जीन है वो किसके कारण होता है ना, बोनापन। तो हम बात करें कौन कौन से ऑप्शन में है, जीन, ओपेक 2, अ व ब दोनों, या फिर ओराइजिन। सोच के अच्छे से आंसर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो, मक्के का ड्वार्फ जीन पूछा है इन्होंने। हमने पता है कि एक तो होता है हमारा जो सीरियल से मेन इंपॉर्टेंट, उसमें एक तो प्रोटीन का नाम होता है ना, और एक होता है जो ड्वार्फ बोनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो प्लांट बोना रहता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो जीन। तो जो जीन है वो क्या है, मक्के की प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है, मक्के की प्रोटीन को जीन बोला जाता है, ठीक है। जीन तो नहीं है। अब देखा जाए ओपेक 2 या फिर दोनों, तो नहीं, दोनों तो हो नहीं सकता क्योंकि मैंने इसको क्या बताया है, ये तो क्या है, प्रोटीन का नाम है, ठीक है, मैंने तो ये बताया है। तो ये आपकी ड्वार्फ जीन तो नहीं हो सकता। तो आपका जो ड्वार्फिंग जीन और ओराइजिन के बारे में आप जानते हैं ये क्या है, ये राइस की प्रोटीन का नाम है। धान के प्रोटीन का जो नाम है वो क्या है, ओराइजिन है। और धान में जो ड्वार्फिंग जीन होता है उसका नाम भी बता दीजिए यहाँ पे, क्या है वो, बहुत ही फेमस है ना, डीजीवू जीन, ठीक है, वो धान का है। अब यहाँ बात करते हैं ओपेक 2 की। ओपेक 2 जो है वो क्या है, वो आपका मक्के का ड्वार्फिंग जीन है। क्या नाम है, ओपेक 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिया मेज वर इंड्यूराटा, आपको पता है कम से कम 7 या 8 सब स्पीसीज हैं हमारी मेज की, है ना, मेज स्पीसीज में पढ़ते हैं हम। जिया मेज में काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज सब स्पीसीज दे रखी हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, जिया मेज इंड्यूराटा की, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है, सामान्य नाम है, वो क्या है। बात करते हैं डेंट कॉर्न, पॉपकॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए चलो अच्छे से, क्या नाम है। चलिए हम देखते हैं, डेंट कॉर्न नहीं, तो पॉपकॉर्न, इंड्यूराटा का पॉपकॉर्न भी नहीं है। तो जो फ्लिंट कॉर्न है,
फ्लिंट कॉर्न, उसका जो नाम है वो क्या है, जिसे हम इंडियन कॉर्न के नाम से भी जानते हैं फ्लिंट कॉर्न को, उसका जो नाम है वो क्या है, जिया मेज इंड्यूरेटा। अब बात की जाए आपके डेंट कॉर्न की, तो यूएसए में जो सबसे ज़्यादा, यूएसए कॉर्न भी बोला जाता है इसे, है ना। मक्का क्या है, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, बैकबोन ऑफ अमेरिका है, बहुत मेजर क्रॉप है वहाँ की। अब हम बात करते हैं डेंट कॉर्न की, तो इसका नाम क्या है, जिया मेज वर इंडेंटाटा। क्या है, इंडेंटाटा, इंडेंटाटा। तो ये देखो डेंट बीच में आ रहा है तो हमें नाम याद हो जाएगा, आसानी रहेगी याद होने में, है ना। और जिया मेज वर तो है ही, बाकी हमें लास्ट वाली स्पीसीज तो जो आपका डेंट कॉर्न है उसका क्या नाम है, जिया मेज वर इंडेंटाटा, ठीक है, इतना हुआ। अब बात की जाए पॉपकॉर्न की, पॉपकॉर्न तो बड़ा फेमस है, जब आप टेम्परेचर पे मक्के के दानों को गर्म, तो पॉपकॉर्न वैरायटी है जो इन्वर्ट होती है, ठीक है, तो इसको ऐसे ही करना, उछलते हैं ना तो क्या होता है, इवर्टा। तो जिया मेज वर इवर्टा जो है वो क्या है, वो है आपका पॉपकॉर्न, ठीक है। और फ्लिंट का क्या था, इंड्यूराटा। याद हो गए आपको तीनों के नाम। आगे और भी है, जैसे स्वीट कॉर्न होता है उसको क्या बोलते हैं, जिया मेज सैकेराटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम स्पीसीज जब पढ़ेंगे तब अच्छे से इनको डिस्कस करेंगे, जब हम मेजर क्रॉप पढ़ेंगे तब। मक्के में ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, बट एग्जाम में ये जरूर आता है। मक्के में जो परागण होता है, परागण यानी जब पराग एक, यानी आपका जो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर जो पोलन ग्रेस परागण जब जाते हैं तो वो परागण और बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो प्रोसेस मक्के में जो परागण होता है वो कौन सा परागण होता है, स्वपरागण होता है, पर परागण होता है, बहुधा परागण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर अवसा यानी स्वपरागण या बहुधा परागण दोनों ही होता है मक्के में। बताइए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलिए, स्वपरागण नहीं, स्वपरागण तो नहीं होता। पर परागण, हाँ जी, पर परागण होता है। पर परागण क्या होता है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता, और और से तो नहीं होते, है ना। तो इसमें जो परागण होता है मक्के का वो कैसा होता है, पर परागण होता है। अब स्वपरागण पर परागण की बात की जाए, स्वपरागण की बात की जाए 95%, मैं 95 लिख रही हूँ यहाँ पे, 100 नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। 95% ये आपका फूल है, उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी आपका मेल पार्ट भी होगा, एंथर होगा, उस पर पोलन ग्रेन्स होंगे, ठीक है। फीमेल होगी, स्टाइल स्टिग्मा होगी, उस पर क्या होगा, उस पर फीमेल ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। तो एक ही फ्लावर में जब मेल और फीमेल आपस में फ्यूजन करते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं और आगे की जनरेशन फ्रूटिंग करते हैं, वो जो प्रोसेस है परागण, वो क्या कहलाती है, स्वपरागण। यानी एक ही फूल में मेल और फीमेल ने आपस में फर्टिलाइजेशन कर लिया, तो वो स्वपरागण हो गया। अब पर परागण समझिए, ये फूल है ना, और ये दूसरा फूल है। तो अब इस फूल के जो नर भाग है, नर भाग पे जो परागण है या पोलन ग्रेन्स हैं, वो किसी भी चैनल के थ्रू या फिर हवा के थ्रू आ सकते हैं, या फिर पानी के थ्रू आ सकते हैं, या फिर कोई इंसेक्ट के थ्रू आ सकते हैं, या फिर एज वेल एज ह्यूमंस के थ्रू आ सकते हैं। तो ये दूसरा प्लांट है, ये दूसरा फूल है, ये दूसरा फूल है, ठीक है। तो इसके जो परागण इस वाले फीमेल पे जब लैंड होंगे और इस वाली फीमेल के साथ फर्टिलाइजेशन होगा और फ्रूटिंग होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पर परागण, ठीक है। समझ में आया, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब मैंने 95 यहाँ लिखा है, 5%, तो 5% से लेके 30% तक अगर कोई पॉलिनेशन हो रहा है तो वो इसमें बहुधा में आ जाएंगे, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन में आ जाएंगे, ठीक है।
समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पर परागण। अब कौन सा पर परागण होता है, क्या वजह है इसकी? तो इसमें पाई जाती है मक्के में, एक साफ सा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, मक्के में पाई जाती है प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री, प्रोटोएंड्री क्या है? प्रोटोएंड्री, प्रोटोएंड्री क्या है? दो होती हैं, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी। हम दोनों क्वेश्चन उसी पे डिस्कस करेंगे। प्रोटोएंड्री, मैंने आपको बोला कि यहाँ का ये फ्लावर है, इसमें मेल और फीमेल दोनों थे, ठीक है। अब इस फ्लावर का जो नर जननांग है, नर भाग है, वो पहले मैच्योर हो जाता है, यानी उसका जो पूरी ग्रोथ है वो पहले मैच्योर हो गया है, बट फीमेल मैच्योर नहीं हुई है। वो क्या कंडीशन होती है? वो होता है प्रोटोएंड्री। तो वैसे भी अगर वो चाहेगा तो भी वहाँ पे निषेचन नहीं हो पाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि फीमेल मैच्योर ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही ये जो होता है मैच्योरिटी, यानी आपको ये याद रखना है, प्रोटोएंड्री, एंड्री यानी पुरुष, यानी जो मेल ऑर्गन्स है वो पहले मैच्योर हो जाएंगे, तो वो प्रोटोएंड्री है। प्रोटोएंड्री किसका एग्जाम्पल है? क्रॉस पॉलिनेशन का है, और किस में है? वो है आपके मक्के में, मेज में। क्लियर हुआ यहाँ से? बिल्कुल। अब हम बात करते हैं बाजरे की। बाजरे में किस प्रकार का परागण होता है या पाया जाता है? वही ऑप्शन है, स्वपरागण, पर परागण या बहुधा। तो बाजरे में भी कौन सा परागण होता है? पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। बट क्या कंडीशन है बाजरे में? बाजरे में होता है प्रोटोगाइनी। इसमें प्रोटोएंड्री हो रहा था और यहाँ पे गायनी। तो हम फीमेल्स के लिए जो वर्ड यूज में लेते हैं वो गायनी, जैसे बोलते हैं फीमेल के डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट होती हैं, ठीक है। तो याद रखने के लिए ये जो गायनी है, यानी यहाँ पे क्या होंगे? मादा जननांग। एक फ्लावर में जो होते हैं मादा जननांग पहले मैच्योर हो जाएंगे ना, जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है या फीमेल ऑर्गन्स है वो पहले मैच्योर हो जाएंगे और मेल्स वाले मैच्योर नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार से जो क्रॉस होगा, क्योंकि इसके जो फिर है दूसरे वाले पोलन ग्रेन आएंगे, तो वो जो क्रॉस होगा वो क्या होगा? प्रोटोएंड्री होगा। तो बाजरे में तो प्रोटोगाइनी होगा। तो बाजरे में तो प्रोटोगाइनी पाई जाती है, होगा दोनों में पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन, बट बाजरे में जो होगा वो तो कौन सा होगा? प्रोटोगाइनी की वजह से, और मक्के में होगा प्रोटोएंड्री की वजह से। इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आपको चारों ऑप्शन से यानी आपके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम हमारे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्योंकि उसमें क्या है? कथन दिया हुआ है और आपको बताना है सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत नॉलेजेबल फुल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है, हमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लियर होते जाते हैं, ठीक है। तो हमारा है इनमें से कौन सा कथन असत्य है, इनको आपको ध्यान से पढ़ना होता है। स्टेटमेंट दी हुई होती है, असत्य हमें ढूंढना है, ठीक है। कौन सा फॉल्स है इनमें से, ठीक है, गलत कौन सा स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट आपको इन वाले क्वेश्चन में आपको डीप नॉलेज होना जरूरी होता है, आपको हर एक ऑप्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। CRI क्या है? क्राउन रूट इनिशिएशन। शीर्ष पार्श्व जो जड़ें होती हैं किसकी होती हैं? गेहूं की होती हैं, ठीक है। CRI गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है। क्रिटिकल स्टेज जो है गेहूं में पानी देने की, इरिगेशन की, वो क्या CRI स्टेज है? तो आपको पता होना चाहिए इस बारे में कि ये सही है या गलत है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं। CRI स्थायी अस्थायी जड़ें होती हैं, इसका भी आपको पता होना चाहिए। जो CRI स्टेज जो जड़ें होती हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन, जो क्राउन रूट्स होती हैं वो स्थायी होती हैं या फिर क्या होती हैं? अस्थायी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। CRI 21 दिन में निकलती हैं या 20 से 25 दिन, मतलब इतने में निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट स्टेटमेंट है, CRI जड़ें बीज से ऊपर की ओर व मृदा से नीचे की ओर बनती हैं क्या? अब चारों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद क्या कंक्लूजन है कि हमें CRI होता क्या है,
है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए, इसकी पूरी प्रोसेस की कैसे निकलती हैं। तो पहले हम इसका पूरा देख लेते हैं, ठीक है। ये सपोज करना है ये है आपका सॉइल सरफेस, ठीक है। सॉइल सरफेस यानी मिट्टी है, मृदा है आपकी। मृदा के कहाँ बीज कहाँ डालोगे आप, मृदा से नीचे डालेंगे हम। तो यहाँ पे ये है गेहूं का बीज, ठीक है, गेहूं का बीज है। अब आपको पता है जब भी बीज जर्मिनेट होता है, अंकुरण होता है, तो उससे पहले क्या निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं, रूट निकलती हैं, फिर शूट निकलती हैं, जिसको हम पहले रेडिकल निकलती है और जो ऊपर शूट बनाता है वो प्लूमो बनाता है, ठीक है। बट आपको सिंपल के पहले भाई रेडिकल निकल रही है तो रेडिकल क्या बनाएगी, रेडिकल बनाएगी रूट को यानी जड़ों को। ये प्लूमो निकल रहा है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा शूट को, और यहाँ आपका प्लांट ऊपर खड़ा हो जाता है, ठीक है। अब हम ऊपर की बात नहीं कर रहे, हम सॉइल सरफेस से यानी आपकी मृदा के नीचे नीचे भाग की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो जड़ों से पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने बताया पहले जो जड़ें निकल रही हैं वो ये निकल रही हैं, ठीक है। आप इन जड़ों को क्या नाम देंगे, इन जड़ों को नाम देते हैं हम सेमिनल, सेमिनल रूट, नाम आप याद कर लेना, सेमिनल रूट। अब ये रूट होती हैं, ये 20 से 25 दिन, 20 से 25 दिन पौधे को, अब आप बताइए रूट का क्या काम है ना, फूड देना, वाटर देना। तो पौधे को जो नरिशमेंट देगी 20 से 25 दिन तक, वो कौन सी देगी, आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ आपका कोई भी क्वेश्चन इस जो ये पूरी प्रोसेस है ना, इससे कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको यहीं पे बता दूंगी। सेमिनल रूट है, 20 से 25 दिन तक ये पौधे को क्या लेती है, पोषण वगैरह देती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये 20 से 22 दिन बीच में ये यहाँ से एक रूट निकलती हैं, ये निकल गई रूट्स। अब ये देखो आप रूट कैसे निकल रही हैं, ठीक है, ये रूट है आपकी, ठीक है, ये निकली है। इनको क्या बोला जाता है, ये तो है आपकी प्रथम वाली, यानी इनको प्राइमरी रूट भी बोलो, प्राइमरी रूट, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये वो जब निकलेंगी तो ये रूट जो आप बोलोगे भी ये कहाँ जाएंगी, तो ये ऑटोमेटिकली, देखो प्रकृति का नियम है, ये ऑटोमेटिकली क्या होती है, इनका काम 20 से 25 दिन तक का हो गया, ये ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाती हैं, यानी सॉफ्ट तो होती हैं 20 से 25 दिन। तो ये आपस में, ये तो यहाँ पे बस क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएंगी। तो इनसे अगर आए तो ये जो कौन सी है, ये टेम्परेरी रूट है, टेम्परेरी, कौन सी रूट है, टेम्परेरी रूट है। इनकी बात की जाए, ये यूं देखो ऊपर की तरफ निकल रही हैं, तो ये जो फॉर्म होता है ये ऐसा निकलने का, ये जो फॉर्म है ये क्या है, ये क्या है, ये क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी यूं करके निकल रही है, यूं निकल रही है ना, यूं जा रही है, तो ये क्या है, ये क्राउन है। क्राउन क्या होता है, ताज होता है ना, महारानी विक्टोरिया का क्राउन। तो वो देखा जाए तो ये क्या है, ये ताज जैसी। तो इनको क्या बोल देंगे, इनको आप बोल दोगे क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन रूट इनिशिएशन, ठीक है। तो ये जो रूट्स होती हैं ये, अब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ये कब हो रही है, ये 21 दिन तक डेज में निकल जाती हैं, एग्जैक्ट पूछा जाए वैसे 20 से 25 दिन, ठीक है, दिन में निकल जाती हैं ये रूट। अब जो ये रूट है ये क्या काम करेगी, ये अब इन्होंने अपना पूरा, वो तो खत्म होगी, डिसॉल्व हो गई सेमिनल, अब इन्होंने अपना पूरा प्रभाव बना लिया प्लांट पे। अब जितना भी नरिशिंग होगा, जितना भी पोषण देंगी, अब ये कौन देगा, कौन सी, आपकी क्राउन रूट। तो ये कौन सी रूट है, ये रूट है आपकी परमानेंट, ठीक है, परमानेंट रूट है, यानी स्थायी जड़ें हैं। आपका एक स्टेटमेंट यहां से आ गया कि ये कौन सी जड़ें हैं, स्थायी जड़ें हैं। फिर हम बात करते हैं कि इरिगेशन देने के लिए यही जो स्टेज होती है आपकी क्राउन रूट इनिशिएशन, CRI स्टेज होती है जो 21 दिन पे आती है, यही अति आवश्यक स्टेज क्यों है, इसका लॉजिक हम देख लेते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, ये क्या है, मृदा है। आप ये बताइए जब मृदा पे पानी की कमी होगी तो सबसे पहले जो मृदा की ऊपरी जो परत है वो सूखना शुरू होगी, सूख जाएगी वो, ठीक है। अब इस ऊपरी परत के जस्ट मृदा के, यानी इनके और इनके बीच में मृदा और इसके सिर्फ 2 सेंटीमीटर का है, क्योंकि आप जो
कभी भी बीज बोगे तो गेहूं का बीज की जो डेप्थ होती है यानी गहराई होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है। रूट्स निकली है तो इनके और इनके बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ वाली जो परत है ये सूखेगी यानी पानी का इसमें कमी आएगी, ठीक है। तेज धूप है, ऊपर से खरीफ सीजन की सोइंग है। तो बात की अब ये रूट्स हैं, ये रूट्स अभी बेबी है, मतलब ठीक है। अगर आप किसी बच्चे को धूप में, छोटे बच्चे को धूप में रख दोगे तो क्या होगा, बीमार हो जाएगा। हम में क्या है, हम में स्कैरेसिटी, मतलब हम लोग अभी सहन कर सकते हैं, रेजिस्टेंट पावर है हम में अभी, ठीक है, कि हम 1 घंटे की धूप को सहन कर सकते हैं क्योंकि हम अभी बड़े हो गए हैं। वहीं बात कीजिए ये रूट्स अभी छोटी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पानी की कमी है, अब ये क्या होगी, परत इनके पास में क्रस्ट सॉइल सरफेस है ना, मॉइस्चर, ये क्रस्ट होंगी, सूखेगी, पपड़ी बनेगी और धूप पेनिट्रेट होगी। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, आपकी रूट्स पे पड़ेगा। और आपको अच्छे से पता है ये क्राउन रूट है, जर्मिनेट हुई है। अगर किसी भी पौधे की जड़ों को हानि हुई तो क्या पौधा जिंदा रह पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका पूरा प्लांट मर जाएगा या प्लांट की लाइफ बिल्कुल वहीं पे खत्म हो जाएगी, आगे वाली प्रोसेस तो होगी नहीं क्योंकि जड़ ही आपकी खराब हो गई, यानी जड़ ही सूख गई है, ठीक है। तो अब आप फिर बाद में कितना भी पानी पिलाते रहो आप अपने पौधे को, पर पौधा वापस से जिंदा नहीं होगा, ठीक है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आया कि हम जो सिंचाई की अवस्था बार बार पढ़ते हैं कि भाई क्राउन रूट इनिशिएशन पे ही देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए, लॉजिक ये था जो आपको मैंने बोला। छोटे से डायग्राम से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन की वो क्या है, CRI स्टेज, जो 21 दिन पे आती है या फिर 20 से 25 दिन अगर एवरेज दिया हुआ हो तो, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ से, परमानेंट है, स्थायी जड़ें हैं, CRI पे क्यों देना चाहिए, क्योंकि जड़ें अगर एक्सप्लोर हो जाएंगी तो जड़ें पौधा मर जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आता है इससे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है, जो क्राउन रूट, अब ये जो जड़ें हैं ये निकल कहाँ से रही हैं, तो ऑप्शन आपको दिया हुआ होगा वहाँ पे, बीज के नीचे निकलती हैं और मृदा के भी नीचे निकलती हैं, या फिर बोलेंगे बीज से ऊपर निकलती है और मृदा से भी ऊपर निकलती है ना। इस टाइप का स्टेटमेंट घुमा फिरा के देते हैं। अब आपको चित्र से यानी इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये आपका बीज है ना। अब ये जड़ें हैं तो ये बीज से तो ऊपर की तरफ है लेकिन मृदा से नीचे की तरफ बन रही हैं। तो यहाँ से क्लियर हुआ, क्राउन रूट्स जो जड़ें होती हैं, सिर्फ जड़ें होती हैं, ये बीज से ऊपर की तरफ बनती हैं और मृदा से नीचे की तरफ बनती हैं। अब ये पूरी प्रोसेस आपने पढ़ ली, ये गेहूं के जो CRI जड़ें हैं, क्राउन रूट की जड़्स हैं, रूट्स हैं, उनका पूरा प्रोसेस था। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे अच्छे से, अब आपको ये समझ में भी आएगा। CRI गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है, हाँ जी बिल्कुल सही है, ये कथन तो बिल्कुल सत्य है ना, ये बिल्कुल सत्य है। CRI 21 दिन में निकलती हैं, बताइए आप, निकल रही थी ना, 21 दिन में ही निकलती हैं। अब क्या है, CRI जड़ें बीज से ऊपर, यानी ये बीज से ऊपर और मृदा से नीचे, तो मृदा से नीचे है और बीज से ऊपर है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अब आपका स्टेटमेंट क्या बचा है कि CRI अस्थायी जड़ें होती है, नहीं जी, ये कथन असत्य है। CRI जो है, क्राउन रूट है, वो तो कैसी थी, परमानेंट थी, यानी क्या थी, स्थायी थी। अस्थायी तो ये जड़ें थी, टेम्परेरी, सेमिनल रूट्स या प्राइमरी रूट्स जिनको बोलते हैं। आपको आंसर पता लग गया, आपको इतनी सारी प्रोसेस इतने से डायग्राम में पता लग गई, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, अब हमें पढ़ना है, ट्रू को ढूंढना है, ठीक है, सत्य कौन सा वचन है, ठीक है। चलिए, निपिंग क्रिया चने में की जाती है, बताइए आप मुझे क्या होती है निपिंग, सोचिए, रिकॉल कीजिए, चने का पौधा है,
ठीक है। निपिंग क्यों की जाती है ना। एक तो है निपिंग, आपको साफ पता लग रहा है निपिंग की जो प्रोसेस है वो किसमें की जाएगी, चने में की जाएगी। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है निपिंग क्रिया करने से फ्लावर और जो लेटरल ब्रांचेस हैं आपकी, फूल है और साइड की जो ब्रांचेस हैं उनकी शाखाओं में वृद्धि होती है, ठीक है। राजमा रबी की दाल है, आप बताइए, या फिर सभी सत्य हैं। अब इनमें से आंसर बताइए कि क्या क्या होगा। वेरी गुड, बताइए। ये आपका है, सपोज कीजिएगा चने का पौधा, अब आपको पता है ये जो है ये क्या है, लेटरल साइड, ठीक है, और ये है शीर्ष वाली। अब ये जो ऊपर वाली शीर्ष भाग है इसको यहाँ से हटाना, यानी इसको यहाँ से हटाना, यूँ तोड़ देना, या फिर इसमें ऐसा किया जाता है भाई बकरियों का पूरा रेवड़ है वो एक बार चला दिया जाता है तो ऊपर ऊपर से फटाफट जो कच्ची कच्ची कोपल्स होती हैं उनको खा लेती हैं और आगे चलती जाती हैं, तो प्रोसेस की जाती है। बट ऊपर वाली जो शाखा है, शीर्ष शाखा है आपका, टॉप का जो पोर्शन है उसको रिमूव करना, द रिमूवल ऑफ अपर पोर्शन ऑफ प्लांट या फिर ग्राम प्लांट या चिकपी प्लांट, तो उस जो प्रोसेस को बोलते हैं वो प्रोसेस होती है आपकी निपिंग, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको रिमूव करना ही बोला जाता है निपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो एग्जाम में, और ये करना क्यों जरूरी है। अगर आपको पता है ऊपर की जो शाखाएं होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सिन हार्मोन होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, सिंथेसिस होता है ऑक्सिन का, तो उसको साइड में फैलाने के लिए हम ये वाली को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, सारा जो फूड वगैरह होगा वो साइड वाली शाखाओं में जाएगा, ठीक है, यहाँ से हटा दिया तो ये वाली इनकी जो ग्रोथ है ना वो बहुत फास्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, इनकी ग्रोथ फास्ट होने लग जाएगी। अब हमें जो फ्रूटिंग होता है यानी आपका जो चने का पोड बनता है वो इन्हीं शाखाओं पे आता है, जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं, कौन सी, लेटरल ब्रांचेस, उन पे होता है, ठीक है। ये जब बनेंगी पोड्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और हमें जो इकोनॉमिकल पार्ट है हमारे चने का वो क्या है, उसकी दाल है यानी उसके पोड है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस की जाती है वो चने में की जाती है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। निपिंग क्रिया करने से फूल और लेटरल शाखाएं में वृद्धि होती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। राजमा जो है वो रबी की दाल है, बताइए, जी हाँ बिल्कुल ये भी सत्य है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सभी सत्य हैं। चना की दाल रबी की दाल है, राजमा रबी की है, मसूर रबी की है, और जो आपका मटर है वो भी कौन सा है, रबी की दाल है, ठीक है। ये जो 4 दालें हैं ये कौन से में आती हैं, रबी में आती हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ से। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको इनके सारे स्टेटमेंट अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। छिलका रहित जौ यानी बारले की एक ऐसी किस्म बताओ जो छिलका रहित है, वो कौन सी है, क्लीपर, डोलमा, अंबर या फिर नीलम, बताइए। जौ की यानी बारले की बताइए ऐसी किस्म जो छिलका रहित है। क्लीपर जो वैरायटी है, क्लीपर वैरायटी बाहर से इंट्रोड्यूस है और इसमें जो होता है वो माल्ट का कंटेन हाईएस्ट होता है। क्लीपर जो वैरायटी है उसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में माल्ट होता है। आपको पता है माल्ट के लिए ही हम जो को कल्टीवेट, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फर्मेंटेशन किया जाता है, आगे के फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनते हैं इसके, ठीक है, बारले से, तो पूरे प्रोसेसिंग है। तो माल्ट जो हाई होगा वो किस में होगा, क्लीपर वैरायटी में होगा। अंबर जो है वो रेनफेड एरियाज के लिए है, ठीक है, किसके लिए, रेनफेड, बारानी के लिए है। और जो नीलम है वो क्या है, IARI ने निकाली है। बची डोलमा, तो डोलमा जो वैरायटी है वो क्या है, वो आपकी हस्कलेस वैरायटी है, छिलका रहित वैरायटी है, हस्कलेस वैरायटी है यानी छिलका रहित। ये इंपॉर्टेंट है भाई, डोलमा, ठीक है। मैंने आपको चारों को आपको बता दिया है। अब है साइलेज के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है, बाजरा, जौ,
मक्का या फिर गेहूं। तो आपको अच्छे से पता है साइलेज जो है, जो हम पशुओं को देते हैं साइलेज बनाने के लिए, उसके लिए जो सबसे उपयुक्त फसल है वो है आपकी मेज, जिया मेज। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, साइलेज वाला पूछा जाता है भाई साइलेज के लिए उपयुक्त जो फसल है वो कौन सी है, तो हमें पता लग गया वो कौन सी है भाई, मक्का है। अब है वाइट बड। ये वाइट बड एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये कुछ भी मान लो, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से होता है, किसी की डेफिशिएंसी से होता है। किस में होता है भाई, मक्के में होता है। तो वो डेफिशिएंसी बतानी है आपको एक लाइन में, भाई वो डेफिशिएंसी है जेडन। जेडन की जो कमी है, जिंक की कमी है, उसके कारण क्या होता है, वाइट बड होता है। किस में होता है, अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेंगे भाई वाइट बड है वो किस में, कौन सी फसल में होता है, तो आपको याद रखना है वो मक्के की फसल से रिलेटेड है। और किसकी कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होता है। वहाँ ऑप्शन में ये भी दिया हुआ होगा जिंक की टॉक्सिसिटी से तो नहीं होता है, तो आपको याद रखना है जिंक की अधिकता नहीं, जिंक की जो कमी आएगी उसके कारण वाइट बड होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप अच्छे से इनको रिवीजन कीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।